नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल पे। मेरा नाम है संक्रांत मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को किस टाइप की पेंशनरी बेनिफिट्स मिलती है और इनको जो पेंशनरी बेनिफिट्स मिलती है वो कौन सी पेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग इनको पेंशनरी बेनिफिट्स दी जाती है। इसके ऊपर पूरी तरह से आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ इत्यादि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो जवान है जो हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात है, जो हमें आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, इन जवानों को सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कहा जाता है। और ये सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है। और दूसरी तरह जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है यानी कि जो डिफेंस सर्विस से जुड़े हुए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके अंतर्गत आते हैं। सीएपीएफ का जो जवान है उनको किस तरह का पेंशन बेनिफिट्स दी जाती है और इन एब्सेंस ऑफ सीएपीएफ जवान, अगर सीएपीएफ जवान का ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन और ड्यूरिंग देयर ड्यूटी कुछ हो जाता है तो इन एब्सेंस ऑफ सच पुलिस फोर्सेस उनके फैमिली मेंबर्स को किस टाइप की फैमिली पेंशन दी जाती है और यहाँ पर क्या रूल फॉलो की जाती है, इसके ऊपर आज हम लोग कम्प्लीटली और क्लियरली और बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। हमारे देश के जो पार्लियामेंट्री बॉडी है इसका अपर हाउस राज्यसभा है और राज्यसभा में 24 मार्च 2021 में सीएपीएफ जवान को किस टाइप के पेंशन बेनिफिट्स मिलता है इसके रिगार्डिंग 6 ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दी गई थी। और आई होप इन क्वेश्चंस को और आंसर्स को अगर हम लोग इस वीडियो में गो थ्रू कर ले तो आप लोगों के सामने ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि सीएपीएफ जवान को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को किस टाइप की पेंशन बेनिफिट्स दी जाती है। आप लोग स्क्रीन को नोटिस कीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहा हूं और जिसका क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 ऐसे क्वेश्चंस रेज किया गया था और जिसका आंसर खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने राज्यसभा की कक्ष में दी थी। पहला क्वेश्चन है वेदर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आर बीइंग प्रोवाइडेड पेंशन बेनिफिट्स, यानी कि सीएपीएफ जवानों को पेंशन बेनिफिट्स मिलता है कि नहीं। दूसरा जो बी क्वेश्चन है, इफ सो द डिटेल्स ऑफ पेंशन स्कीम आर अवेलेबल टू देम, अगर उनको पेंशन बेनिफिट्स मिलता है तो किस टाइप का स्कीम उनके लिए अवेलेबल है। तीसरा, वेदर द सेंट्रल आर्म फोर्सेस आर पर्सनल आर अलाउड टू विथड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम देयर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द एनपीएस एट एनी टाइम, यानी कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, जो एनपीएस के सब्सक्राइबर है, उनको क्या इजाजत है वो एनपीएस से अपना जो भी कॉर्पस है वो विथड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। चौथा, वेदर देयर आर एनी लिमिटेशन स्टिपुलेशंस ऑन सीएपीएफ पर्सन विथड्रॉइंग एनी अमाउंट फ्रॉम देयर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द नेशनल पेंशन स्कीम एट एनी टाइम। चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या सीएपीएफ पर्सन जो एनपीएस के सब्सक्राइबर है उनको कोई पाबंदी है कि वो एनपीएस का जो उनके जो कॉर्पस है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो उठाने में उनको कोई पाबंदी, रेस्ट्रिक्शंस है कि नहीं। पांचवें क्वेश्चन पे, वेदर देयर आर एनी चार्जेस लेविड ऑन विथड्रॉइंग एनी अमाउंट फ्रॉम देयर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एनपीएस एट एनी टाइम, अगर सीएपीएफ के पर्सनल जो एनपीएस से अपने पैसा उठा रहे हैं, अपने कॉर्पस के, अपने एक्यूमुलेटेड वेल्थ का पैसा उठा रहे हैं, तो उनको क्या कोई चार्ज देना पड़ता है पैसा उठाने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है, द स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन टू फैमिलियराइज सीएपीएफ पर्सनल विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एनपीएस, क्या गवर्नमेंट सीएपीएफ पर्सनल्स को जो लेह लद्दाख और बहुत ही रिमोट एरिया में, हमारे देश के रिमोट एरिया में जो पोस्टेड है उनके लिए क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कोई मुहिम चलाते हैं जिनके माध्यम से उन सीएपीएफ जवानों को उनके पेंशन बेनिफिट्स के बारे में भली भांति नॉलेज मिले। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर राज्यसभा में 24 मार्च 2021 को दी गई थी। देखिए इसका आंसर क्या क्या दिया गया। पहला ए और बी, इसका आंसर क्या दिया गया है देखिए। ऑल न्यू एंट्रेंट्स हु जॉइन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2004 एक्सेप्ट द आर्म फोर्सेस आर कवर्ड अंडर द न्यू restricted defined contribution pension system commonly known as NPS, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, which replaced the previous system of defined benefit pension system. The person who joined prior to the aforesaid date continue to be governed by the pension scheme under the Central Civil Services पेंशन रूल्स 1972। जो भी न्यू एंट्रेंट्स 1 जनवरी 2004 इस तारीख से नहीं तो इस तारीख के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में दाखिल हुए हैं, भर्ती हुए हैं, उनके लिए एनपीएस जो कॉमनली न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से जाने जाते हैं उनके दायरे में आते हैं। यानी कि सीएपीएफ जवान जो 1 जनवरी 2004 इस तारीख से नहीं तो इस तारीख के बाद से पैरामिलिट्री फोर्सेस में
भर्ती जो हुए हैं उनके लिए एनपीएस स्कीम लागू है। मगर यहाँ पर यह भी कहा गया कि आर्म फोर्सेस एनपीएस के दायरे पे नहीं आते हैं, आर्म फोर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम के ही दायरे पे आते हैं, यानी कि डिफेंस सर्विस से जो जुड़े हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम की हर एक बेनिफिट मिलेगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 से पहले यानी कि 31/12/2003 इस तारीख से पहले नहीं तो इस तारीख तक जिन सीएपीएफ जवानों का भर्ती हो चुका था सीएपीएफ में, नहीं तो उनके मेरिट लिस्ट निकल गया था, नहीं तो उनको अपॉइंटमेंट मिल गया था, वो सारे जो एंट्रेंस है, वो सारे जो कर्मचारी है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के ही सुविधा मिलेगी। जो सेंट्रल सिविल सर्विस जो पेंशन रूल्स है 1972 और जो सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2021 उसके अकॉर्डिंग ही उनको पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग ही उनको फैमिली पेंशन का भी जो भी सुविधा है वो मिलेगी। दोस्तों के बाद सब्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड ऑर्डर्स एक्सटेंडिंग द सर्टेन बेनिफिट्स एप्लीकेबल अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम ऑन प्रोविजनल बेसिस। इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो सब्सक्राइबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी कर्मचारी और जो सेंट्रल सर्विस से जुड़े हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, चाहे वो सीएपीएफ जवान हो, दूसरे सेंट्रल सिविल सर्विस से जुड़े हुए हो, उनके लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम का कुछ सर्टेन कंडीशंस में बेनिफिट्स जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट्स एक्सटेंड किया गया है। क्या क्या कंडीशंस वो है? दिस बेनिफिट्स इंटर एलिया इंक्लूड इनवैलिड पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस, डिसेबिलिटी पेंशन इन केस ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूटी ड्यू टू डिजीज इंजरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस एट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट ड्यूटी। यानी कि 1 जनवरी 2004 इस तारीख से जिनका बहाली हुआ है, नहीं तो इन तारीख के बाद जिनका बहाली हुआ है, उनको पेंशन बेनिफिट्स तो एनपीएस के हिसाब से मिलेगी, मगर उनके जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से ही दी जाएगी, यानी कि उनके लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार ही उनको ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगी। जो ओल्ड पेंशन स्कीम में कहा गया है उसी प्रकार से उनको ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलेगी। और कुछ दूसरा कंडीशंस है जहां पर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट मिलेगी, जैसे इनवैलिड पेंशन अगर वो है, अगर कोई पैरामिलिट्री फोर्स का इन सर्विस कुछ देहांत हो जाता है, अगर वो ड्यूरिंग ऑपरेशन वो इंजर्ड हो जाता है और डिसेबल हो जाता है और असक्षम रह जाता है और फर्दर काम करने में, तो उनको और उनके फैमिली के ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही फैमिली पेंशन के बेनिफिट मिलेगी। दोस्तों उसके बाद सी एंड डी जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए क्या दिया गया है। As per circular issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRD), the withdrawal shall be allowed if the following eligibility criteria and limit for availing the benefits are complied with by the subscriber। यानी कि फॉलोइंग क्राइटेरिया में फॉलोइंग कंडीशंस अगर सब्सक्राइबर मीट करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स मीट करते हैं, तो उनको भी एनपीएस में उनका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उनको विथड्रॉ करने का परमिशन है। पहला कंडीशन क्या है? द सब्सक्राइबर शैल हैव बीन द नेशनल पेंशन सिस्टम एट लीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग। यानी कि उनके भर्ती के दिन से अगर उनका 3 साल तक उनको एनपीएस का सब्सक्राइबर वो बने रहे, तो उनको इन 3 साल के बाद से उनको ये परमिशन मिल जाएगा कि एनपीएस में अपना जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका कुछ एक परसेंटेज वो विथड्रॉ कर सकता है और वो अपना निजी काम पे लगा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है? द सब्सक्राइबर शैल बी परमिटेड टू विथड्रॉ एक्यूमुलेशन नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड एंड स्टैंडिंग टू हीज आर क्रेडिट इन इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर विथड्रॉल। यानी कि दूसरा कंडीशन जैसे कि मैंने कहा कि वो तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ को विथड्रॉ कर सकता है, मगर जो भी उनके टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसके 25% के ऊपर वो विथड्रॉ नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये भी कहा गया है, द सब्सक्राइबर शैल बी अलाउड टू विथड्रॉ ओनली ए मैक्सिमम ऑफ 3 times ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। यानी कि उनके पूरे कार्यकाल, पकड़ लीजिए उनके पूरे कार्यकाल के दौरान वो केवल 3 ही बार एनपीएस का उनके जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या दिया गया है। प्रेजेंटली द एनएसडीएल ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक्टिंग एज द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर हैंडलिंग द गवर्नमेंट सेक्टर subscriber is entitled to collect transaction charges of rupees 3.75 out of the NPS account of the subscriber for providing service of partial withdrawal or withdrawal upon resignation, superannuation. The charges are borne by the central government for its employees। यानी कि यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन रेज किया गया था कि एनपीएस का अगर कोई विथड्रॉ कोई भी कर्मचारी करे, कोई पैरामिलिट्री फोर्स करे, तो उनका क्या कोई चार्ज लगता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चार्ज लगता है। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 3 रुपए 75 पैसे एनएसडीएल के जो ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इनको देना पड़ता है, मगर सीएपीएफ पर्सनल्स के लिए और दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं उनके लिए जो ये चार्ज है, ये चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट
दिया करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जहां पर कहा गया था, क्या सरकार द्वारा कोई मुहिम, कोई कैंपेन, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई स्ट्रेटजी लिया गया है जहां पर जो सीएपीएफ जवान है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो रिमोट एरिया में स्पेशली पोस्टिंग है, उनके लिए क्या पेंशन बेनिफिट्स है, इसके अकॉर्डिंग क्या उनको अवेयर किया जाता है और उसके लिए क्या सरकार द्वारा कुछ मुहिम लिया गया है, कोई स्टेप्स लिया गया है। PFRDA क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has conducted workshop seminars at various locations and the same have been attended by the officials of CAPFs during the said season. The participants are advised in respect of various rules and regulations under NPS. PFRDA जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बीच बीच में कार्यक्रम करते हैं और वहां पर CAPF के जवानों को, उनका ऑफिसर्स को बुलाते हैं और NPS के बारे में उन लोगों को पूरा एक ओरिएंटेशन देते रहते हैं, ताकि सारे जो जवान हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको NPS के बारे में पूरी तरह से एक अच्छी नॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों आई होप इन 6 क्वेश्चंस को गो थ्रू करने के बाद आप लोग सामने ये चीज थोड़ा क्लियर हो चुका होगा कि सीएपीएफ जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को किस टाइप के पेंशनरी बेनिफिट्स मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो सीएपीएफ बेनिफिशियरीज है, जो सीएपीएफ बेनिफिशियरीज के फैमिली मेंबर्स है, इस बात को सुनिश्चित कर ले कि आपके जो पेंशनरी बेनिफिट्स है, फैमिली पेंशन का जो बेनिफिट्स है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जिनका पेंशनरी बेनिफिट्स जिनको मिलता है वो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 एंड सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग दी जाती है। और मेरा जो चैनल है, मेरा जो वीडियोस है सीसीएस पेंशन रूल्स, मेरा चैनल में मेरा वेरियस वीडियोस में सीसीएस पेंशन रूल्स के हर एक क्राइटेरिया को, हर एक एलिजिबिलिटी को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, ताकि आप लोगों को पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा तो उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाए। और इसके रिगार्डिंग फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कृपया मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कृपया मेरा पर्सनल मेल आईडी पे मेल कीजिए। मैं आप लोगों का हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप लोगों का हर एक कंफ्यूजन का क्लैरिफिकेशन देने का कोशिश करूंगा। तो इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे चैनल रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले दिन में पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।